करते हैं हम लोग मैं का हूं है। अशोक कुमार एंड मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस वेबिनार में जिसमें हम ट्रेडिंग फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं पिछले करीब 6 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बट ओनली इन्वेस्टमेंट कर रहा था उस टाइम तक, क्योंकि ट्रेडिंग का मुझे ना कोई खास आइडिया था। तो उसके बाद मैंने करीब 1 डेढ़ महीने पहले से ट्रेडिंग स्टार्ट करी। सो उस इसमें सबसे खास बात क्या रही, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो अक्सर लॉसेस होते हैं उनके। इसके अलावा काफी लोग ग्रुप में भी हमें मतलब अप्रोच कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें भी थोड़ा सा समझना है एटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या चीज होती है। व्हाट वी थॉट के क्यों ना एक काम किया जाए कि एक क्लास सबके लिए एक रख दी जाए ताकि सबको कॉमन एक प्लेस मिल जाए। सो इस वजह से हमने एक ग्रुप भी बना रखा है। जो लोग जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है, और साथ में हमने क्लासेस स्टार्ट की। संडे टू संडे कोशिश करेंगे हम इसको कंटिन्यू करने की, क्योंकि ट्रेडिंग में होता क्या है कि कमाना तो बाद की बात है, सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि कैपिटल को बचाना। अगर कैपिटल नहीं बचा तो गेम ओवर। सो इसलिए हमारा इस पे पूरा इस इन सेशंस के ड्यूरिंग दिस सेशन हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड ट्रेडिंग के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे। सो अब हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश। ग्रुप में जो जुड़े हैं वो ऑलरेडी जानते हैं ब्रजेश को, क्योंकि काफी सारे अपडेट्स ब्रजेश के आते रहते हैं। जो लगभग 10 साल से ऊपर हो गए उनको ट्रेडिंग करते हुए, और कई सारे ये सर्टिफिकेशन भी कर चुके हैं और भी अभी कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं सर्टिफिकेशन। ये स्टॉक मार्केट की या फिर ट्रेडिंग की कई सारी साइकिल्स देख चुके हैं, अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हुए हैं। ये आज आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करनी है। आज हम बेसिक से इसलिए स्टार्ट करेंगे, सॉरी टू से कि कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, कुछ लोग थोड़ी सी मतलब काफी अच्छी उसकी नॉलेज रखते हैं, बट प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लासेस आएंगे उनमें आपको भी बहुत कुछ वजह से सीखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड सेशन के एंड में हम एक Q&A राउंड रखेंगे, जहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो अभी की क्लास कोशिश करिएगा कि जितनी क्लास हुई है उससे मतलब रिलेटेड हो तो वो पूछें। प्लीज वेलकम मिस्टर ब्रजेश। ब्रजेश जी प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग भाई सबको। और मैं आज मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा था कि एक बार हम लोग सेशन ऐसे ही स्टार्ट किए थे, तो गूगल मीट पर, तो वो उसमें भी लोग बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग किए थे। पर उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू कर नहीं कर पाए थे। आज अब फर्स्ट टाइम फिर उसके बाद से अशोक सर से फिर बात हुआ, तो बोले एक हम लोग थोड़ा सा अपने ग्रुप में भी एक थोड़ा सा अवेयरनेस लाते हैं कि कुछ लोग भी हैं मतलब कि ढंग से ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, या मतलब कि ये है कि करते तो हैं लेकिन लॉसेस हो जाते हैं उनके। तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए मैं इस इंडस्ट्री में लगभग लगभग 10 साल हो गए हैं मुझे, और बहुत सारे से मतलब कि जो उसके हैं सर्टिफिकेट भी मैंने किए कि कुछ ट्रेडिंग में सीखा जाए। और मैंने डीपली मैं अपने जो मैं एक्सपीरियंस में आज मैं शेयर करूंगा, मैं उस बेस पर मैं करूंगा मैं कि जो मैंने फेस किया चीज़ें, और अपने कैपिटल को कैसे यूटिलाइज किया, और नुकसान करके एक एक चीज़ें मैंने सीखा, वो आज मैं आप लोगों को चीज़ें में बिल्कुल सिखाऊंगा मैं ये। और फिर इसके बाद हम लोग इस पर हम आते हैं, तो पहले हम लोग समझेंगे कि बेसिक जो होता है, बेसिक फंडामेंटल क्या है, उसके बारे में हम स्टॉक मार्केट क्या है और इसके एक्सचेंजेस क्या हैं। तो स्टॉक मार्केट में देखिए बहुत स्टॉक मतलब कि बहुत सारे जो ट्रेडिंग जो करते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट होता है कि ओनरशिप होती है, एक तरीके से एक ट्रेडिंग होता है, एक्सचेंज होता है, ओवर द काउंट होता है, प्राइमरी भी एक सेकेंडरी मार्केट होता है, लिक्विडिटी होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, रिस्क एंड रिटर्न होता है। ये सारा स्टॉक के अंदर ये सब चीज़ें आती है ये। उसके अलावा हम लोग एक एक चीज़ें हम लोग अब बात करते हैं कि ये तो हम लोग स्टॉक मार्केट की बात हो गई। फिर एक्सचेंज होता है हमारे पास। सबसे फर्स्ट एक्सचेंज था कोलकाता एक्सचेंज। आप लोग ये देखते हैं ना कि ये सुनते हैं कि विजय केडिया जी हो गए, या राधा दमानी हो गए, या बहुत जो पहले पहले ये लोग स्टॉक कहाँ से करते थे लोग, ये कोलकाता एक्सचेंज से लोग करते थे लोग। तो बाद में कोलकाता एक्सचेंज के जब ब्रिटिश इंडिया जब जाने लगी, तो वहाँ से हटा करके पहले उसके बाद से बीएससी बना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इतना हैवी मतलब कि ट्रेडिंग होने लगा, जिसकी वजह से उसको एक फिर एनएससी का फाउंडेशन हुआ। उसके बाद से एनएससी इसमें हुआ, तो अब एनएससी एंड बीएससी हो गया। और बहुत कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ बारह खम्बा रोड पर नई दिल्ली में एक दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी था। तो दिल्ली एक्सचेंज भी था यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में हम लोग सिर्फ दो ही एक्सचेंज पर काम करते हैं, एनएससी एंड बीएससी। और एक हम लोगों का है कमोडिटी मार्केट, जो वो उसका अलग ही है, कमोडिटी ही का ही होता है।
अब आते हैं हम लोग प्राइमरी वे सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि हमारे जैसे कि कोई आईपीओ नया आ रहा है, वो प्राइमरी मार्केट में हमारा होता। फिर उसके बाद से फंड रेजिंग होती है, डायरेक्ट सेल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि अगर कंपनी कोई अगर आईपीओ लेके आ रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट में ही लेके आएगी। फर्स्ट टाइम जो मार्केट अगर कोई लिस्ट अगर होती है, कोई भी कंपनी का शेयर अगर लिस्ट अगर होता है, तो वो होता है प्राइमरी मार्केट पर। उसके बाद से अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? अब सेकेंडरी मार्केट में हम लोगों को मिलता है, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कि भाई ये इसको बाई कर लो, इसको सेल कर लो। और जो हम लोग जिस पर बाइंग सेल करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। जो इसमें इन्वेस्टर हमारा बाइंग करता है, सेल करता है, वो सारे एग्जाम्पल के रूप में ये है कि आप जितने भी स्टॉक अगर बाइंग करते हैं और सेल करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में है। फर्स्ट मार्केट में वही है जो आईपीओ लगाता है, वो फर्स्ट मार्केट है। सेकेंड मार्केट में ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब सेबी। अब इसमें सबसे बड़ा आता है सेबी। सेबी क्या करती है कि वो कंट्रोल करती है चीजों को, कि कोई अगर जो ट्रेडिंग कर रहा है, कोई मतलब कि ब्रोकर है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ब्रोकर हैं इंडिया में, मैं नाम नहीं लूंगा मैं। तो अगर उसमें क्या वो कर रहा है अपना, मतलब वो कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, ये जो है हमारा पहला कि ये सेबी का हमारा रोल हो गया। इसमें क्या होता है कि सेबी इसी चीज को कंट्रोल करती है कि कौन क्या कर रहा है। मतलब अगर कोई पैसे का, अगर कोई ब्रोकर है, अगर उसने कोई गलत किया किसी कस्टमर के साथ, उसने कुछ मतलब उसके शेयर इतने के थे, या वो उसके साथ वो इतने का कर दिया या बेच दिया या वो कर दिया, उस पर सारा सेबी साथ करती है। कोई अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करवाता है, या कोई भी किसी भी प्रकार, जैसे कि अदानी के ऊपर बहुत सारे ऐसे लीगल लगे हुए थे कि, तो ये है सेबी का रोल कि कस्टमर, ब्रोकर और उनके बीच का जो है समन्वय को बनाए रखने के लिए सारा चीजों को ये एक जगह पर उसको सुनवाई करती है और उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करती है। अभी जैसे कि क्या है, आप लोगों का जो अकाउंट है जिसमें आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे पास एक डीमेट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो जो डीमेट जो है जिसमें हमारे शेयर होते हैं, और अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें हमारे कैपिटल पैसे पड़े हुए हैं। अब वो पैसे को क्या कह रहे हैं सेबी कि इस तरीके से ना हमारा ब्रोकर जो है वो गलत काम कर रहा है, तो बोले कि मैं उसको हटा दूंगी मैं अब। और वो डायरेक्ट क्या होगा कि आप अपने अकाउंट से लिंक कर लीजिए, जब आपको पैसे शेयर खरीदने की जरूरत हो तो वहां से आप अपना पैसे निकालिए और शेयर खरीद लीजिए। जो पैसा है उसको तुरंत वापस ले लीजिए अपने अकाउंट में। तो ये एक अच्छी बहुत बड़ी बात है कि अगर ब्रोकर अगर इस तरीके से अगर करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो काम कर देते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ मार्केट। इसमें पार्टिसिपेंट्स में क्या है, रिटेल इन्वेस्टर हो गया, एन एचएनआई हो गए, इंस्टीट्यूशन। अब रिटेल में जैसे हो गए कि हम लोग होते हैं, जैसे कोई भी आईपीओ आता है तो लगभग हम लोग के पास ये होता है कि हम 2 लाख रुपए तक ही तक का में हम डालेंगे इसमें। वो हमारा हो गया रिटेल इन्वेस्टर हो गया। एचएनआई जो होता है वो कर हैवी, मतलब जो हैवी जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए हो गया। इंस्टीट्यूशनल जो होता है कि बहुत सारे लोग मतलब कि अपने एक वो बना रखे हैं कि ग्रुप बना रखे हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम ही लोग हैं, 100 लोग यहाँ पर मिल गए और मिल करके एक हम लोग अकाउंट बनाएंगे, और उसके थ्रू हम लोग बहुत सारा आईपीओ खरीदेंगे या कोई शेयर खरीदेंगे। ये इंस्टीट्यूशनल के अकॉर्डिंग आ जाता है। एफ उसके बाद से अब हम बात करते हैं FIA DIA। FIA में जो होता है सब लोग आप जानते हैं कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, और DIA मतलब कि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है ये। तो ये FIA DIA होता है, इन्हीं के ऊपर सबसे जो किसी भी शेयर में किसी भी कंपनी के जो प्राइस की वैल्यू जो होता है, FIA के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारा फॉरेन जो अदर मतलब इंडिया से बाहर के लोग कितने लोग हमारे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये आपको अगर मालूम चल जाए, तो वो शेयर क्या होता है कि हर रोज अच्छे खासे प्रॉफिट, अच्छे खासे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता रहता है, क्योंकि जितने FIA जितना मजबूत होगा उतने हमारे शेयर की वैल्यू जो है बहुत स्ट्रांग होगी। तो इस पर अब DIA में जो होता है हमारे आप लोगों को ने जितने म्यूचुअल फंड सारे हो गए हैं,
उसके बाद से बैंक सारे हो गए। बैंक भी पैसा कमाता है, कहाँ से कमाता है? एफआईए में ही, वो भी सॉरी डीआईए में ही आता है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, वो हमारे म्यूचुअल फंड जितने लोग हैं, वो सारे डीआईए में आते हैं। वो भी कभी कभी देखते हैं आप लोग, कभी कभी देखते हैं आप लोग, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कि ये एसबीआई इतना शेयर बाई किया है, या ये जो है मतलब जितने सारे मैं नाम नहीं लूंगा मैं, कि म्यूचुअल फंड जितने लोग कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है, वो सारे लोग डीआईए के अंदर आते हैं। उसके ब्रोकर एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप लोग ब्रोकर बहुत सारे हैं, हर कोई यहाँ पर हम लोग 50 लोग हैं। और हर अलग अलग हम लोग ट्रेडिंग मतलब ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कोई जीरोधा पकड़ता है, कोई जो है एंजल वन पकड़ता है, कोई आईसीआईसी डायरेक्ट पकड़ता है। ऐसे बहुत सारे मतलब हैं। तो ये ब्रोकर हैं, और वो ट्रेडिंग उनके प्लेटफॉर्म अपने अलग अलग हैं। अब ट्रेडिंग बस इन्वेस्टिंग की हम लोग बात करते हैं। अब ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडिंग टाइप की ट्रेडिंग आती है। अब कोई जैसे कि अगर बात करता है कि सब इन सब तीनों पॉइंट को मैं एक ही चीज में बता देता हूं मैं, कि एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। अब शॉर्ट टर्म में जो होता है कि जो मतलब कि आज बाई किया और कल परसों तक उसको प्रॉफिट मिल गया, वो शॉर्ट टर्म तक हो गया, वो निकल जाएगा। उसका एक व्यू होता है कि मुझे इसमें 5 रुपये तक ही मुझे प्रॉफिट लेने हैं। तो क्या करेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी हफ्ते दिन के लिए होता है। शॉर्ट टर्म को भी आप स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में यही होता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं रुकते हैं लोग। आज वो इन्वे ट्रेडिंग में आज उन्होंने शेयर बाई किया और कल परसों तक उन्होंने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जैसे हम लोग बाई करते हैं कि चलो, बहुत सारे लोग इसमें शेयर में बाई करते हैं कि चलो यार, साल 2 साल के लिए छोड़ देंगे, 5 साल के लिए छोड़ देंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। उसके बाद से आता है अब ट्रेडिंग की बात। अब ये तो हो गया, ट्रेडिंग हो गया। इन्वेस्टिंग में यही है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे एक पोर्टफोलियो बनाते हैं आपकी, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, आप हर एक शेयर बाइंग करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वो छोड़ते जाते हैं, वो एक इन्वेस्टिंग हो गया। ट्रेडिंग में बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे कि ये भी है, शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म भी एक ट्रेडिंग हो गया। सबसे बेहतरीन जो ट्रेडिंग हो माना जाता है, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग का, कि एक हमारा बहुत अच्छा एक चार्ट पर किसी भी शेयर पर एनालिसिस होता है। और उसमें ये होता है कि चलो, हमको आज इस ब्रेकआउट पे जब मिलेगा तो मैं इसको बाइंग करूंगा मैं, और उसको मैं 10%, 5% पर मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूंगा मैं। अब ऐसे ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग में 10 शेयर आप फिल्टर करेंगे आप, और हर शेयर में 10-10 रुपये अगर कमाते हैं अगर आप, तो हम लोग का 30 दिन, महीने का 30 दिन होते हैं, जिसमें कि लगभग 20 दिन का हम लोगों का ट्रेडिंग होता है। अब 20 दिन में हमको, अब मान लीजिए हमारे पास कैपिटल 1 लाख रुपए है, और 1 लाख पर हमको ये बाई करना है कि ये जो है 5 शेयर आप फिल्टर करेंगे उसमें, और उसके ब्रेकआउट पर बाई करेंगे आप। और उसमें अगर पांचों शेयर अगर महीने 20 दिन में अगर 20-20 रुपये अगर बढ़ गए, तो आप सोचिए कि क्या होगा, आपका 100% का लगभग आपने प्रॉफिट कमा लिया उसमें। अगर 10 हजार का लगाते हैं उसमें शेयर, अगर 2-2 हजार कमाते हैं, तो लगभग 10% का लगभग आपने महीने का आपने किया। और इससे 12 महीने में कैसे आप कैपिटल गेन करते हैं। तो इससे सबसे जो बेहतरीन जो माना जाता है, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और उसके अलावा तो बहुत सारे ट्रेडिंग आती हैं ट्रेडिंग में, जैसे कि कोई इंट्राडे करता है, कोई एफएनओ करता है, कोई क्रिप्टो करता है, कोई अलग बहुत सारे ट्रेडिंग है। तो सबसे बेहतरीन यही है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करिए या लॉन्ग करिए। लॉन्ग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक का ये मालूम है कि ये 5 रुपये का है, ये 500 तक जा सकता है अगले 2 साल में, तो आप लॉन्ग करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन होता है, मैं लोगों को बताता हूँ कि आप अपने कैपिटल को हमेशा डे बाय डे ग्रो करने की स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि मतलब कि 10 दिन बाद ये फिर कोई भी स्टॉक 10 रुपये बढ़ता है और फिर 5 रुपये नीचे आ जाता है, नहीं। आप अगर 10 रुपये उसको मिला, प्रॉफिट बुक करिए, जब वो डाउन आए, अपने लेवल पर आए, फिर बाई करिए उसमें।
ये हो गया ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की। अब आते हैं कि मार्केट इक्विटी। अब इक्विटी में जितने हैं, हमारे जितने सारे शेयर हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, सन फार्मा हो गया, वेदांता हो गया, वेल हो गया, वीएचएल हो गया, बहुत सारे ऐसे ये सब इक्विटी मार्केट में जो शेयर खरीदे, एक नंबर से लेके 1000 नंबर तक जो शेयर बाइंग करेंगे आप, वो इक्विटी के अंदर में आता है ये सारे। अब आ जाते हैं इसी में बहुत डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, तो इसके एक कंट्रैक्ट बनते हैं, फ्यूचर बनेगा, ऑप्शन बनेगा। फ्यूचर वो होता है कि अगर जैसे रिलायंस का एक शेयर जो है अभी वो 1500 के आसपास चल रहा है, तो उसमें अब रिलायंस का एक फ्यूचर बनाया जाएगा। 1500 का जो शेयर है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो बढ़ता ही रहेगा कि 1500 है, 1600, कंपनी के जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। अब डेरिवेटिव में अब फ्यूचर क्या होता है, 500 शेयर, 500 इक्विटी शेयर को मिला करके एक फ्यूचर बनाया गया है। एक फ्यूचर का एक लोट बनाया गया है। अभी फ्यूचर लोट में ही ट्रेडिंग होती है। अब रिलायंस का एक फ्यूचर बाइंग करेंगे तो उसमें 500 का एक लोट होता है, यानी इक्विटी जो उसका शेयर एक है, लेकिन एक को वो 500 में क्लब करके एक फ्यूचर बनाया गया है। अब उस फ्यूचर को क्या है कि अब उसमें वो तो अब फ्यूचर एक बाई करेंगे, वो बाई हुआ 1.5 लाख रुपए का। अब उसमें भी क्या होता है कि लिवरेज ब्रोकर देता है, क्योंकि अगर कैलकुलेट अगर किया जाए अगर ये फ्यूचर का, तो उसमें क्या होता है कि 1500 का भी एक शेयर है, और इंटू 500 कर लीजिए, वो उसकी वैल्यू हो जाती है फ्यूचर की एक। बट क्या होता है कि ब्रोकर उसको लिवरेज में देता है कि नहीं ठीक है, हम आपको दे रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख रुपए में बाइंग कर लो। अब इसको भी बाइंग करने के 1.5 लाख में लोग, इसको भी 50,000 60,000 में लोग बाइंग करते हैं। वो भी आगे हम लोग बताएंगे, पहले हम लोग बेसिक इसको समझते हैं पहले। अब ये फ्यूचर से ही हम लोग बनाते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन कैसे बनता है इसमें, अब क्या होगा कि ये जो फ्यूचर है, अब इसका एक कंट्रैक्ट बनेगा हमारा। ये तो 500 लॉट का है ही है, ये भी 500 लॉट का भी बनेगा, ऑप्शन भी बनेगा। अब वो बनेगा इसलिए कि ये क्या होगा कि अभी हमारा रिलायंस का जो फ्यूचर है वो 1500 पे चल रहा है। हमारा एक व्यू है कि लग रहा है कि हमारा जो है ना रिलायंस का जो फ्यूचर है ये अगले 5 दिनों के अंदर में ये 1550 के आसपास पहुंचेगा। तो मैं क्या करूंगा कि ऑप्शन में जाऊंगा मैं, और ऑप्शन है अभी रिलायंस का जो है 1550 का जो है ऑप्शन जो होगा वो मिलेगा हमको 10 रुपये में। अब 500 का एक लोट है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये में मैं रिलायंस के फ्यूचर के ऑप्शन को मैं खरीद लिया मैं। अब क्या होता है कि अगर रिलायंस का अगर फ्यूचर अगर 1550 पहुंच गया तो ये इन द मनी हो जाएगा ये। और वो जो 10 रुपये का जो फ्यूचर था वो 25 रुपये हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। तो ये ब्रिजेश, इसमें क्या होगा कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं ना, उनको शायद ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन है क्या? हम्म। ऑप्शन ऐसे समझिए। आपने देखा ना, जब अगर कोई प्लॉट वगैरह आप लेने जाते हो तो होता क्या है कि एक आपको मीडिएटर मिलता है, वो बोलता है कि मैं आपको ये प्लॉट दिलवा दूंगा, मेरा ही प्लॉट है। ठीक है। सो एक्चुअली वो उसका प्लॉट नहीं है, बट वो क्या करता है, वो जो ओनर है उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि मैं इस प्लॉट को 6 महीने के अंदर बेच दूंगा। और उसके लिए मैं आपको, जैसे अगर लेट सपोज कि उसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए ना पे करके वो कहता है मैं 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा इस कॉन्ट्रैक्ट का पे कर रहा हूँ। ठीक है। और उसे उम्मीद है कि ये 60 लाख का बेच लेगा। तो 2 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा उसको पे किया। फिर वो मार्केट में जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता रहता है जब तक कि उसका टाइम, डिलीवरी का टाइम ना आ जाए कि एक 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद आपको आप 60 लाख का प्लॉट लेना पड़ेगा, या 50 का प्लॉट लेना पड़ेगा, तो 50 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब प्रॉफिट हुआ, वो उसकी किस्मत, उसने क्योंकि सोचा था, उसने अपनी प्लानिंग करी थी कि ये 60 लाख का हो जाएगा। सो मार्केट में हो सकता है 60 का हो गया, देन 50 उसने ओनर को पे किया और 2 का कॉन्ट्रैक्ट था। सो 52 लाख एक्चुअली उसको कॉस्ट पड़ी, और 8 लाख उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। इन केस अगर लॉस होता है तो वो क्या करेगा, अगर लेट सपोज कि कॉस्ट प्लॉट की रहेगी 40 लाख रुपए 6 महीने बाद, सो 2 लाख रुपए वो छोड़ देगा। अगर उसको वो लेना ही है प्लॉट तो 40, 40 में लेगा, क्योंकि मार्केट की कॉस्ट उस टाइम 40 आ गई है। सो इसमें होता क्या है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओनर पे तो बाउंडेशन रहती है इस पे,
ठीक है नहीं, कि उसे तो 50 लाख का 6 महीने बाद देना ही देना है। लेकिन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो चाहे अगर उसे लगा है कॉस्ट बढ़ गई है तो उसी कॉस्ट में वो जाके ले लेगा, 50 लाख पे करेगा प्लस 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। और इनकेस गिर गई है और फिर भी अगर उसको चाहिए, तो वो 40 प्लस दो, दो उसका चला गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो 40 में ले सकता है, और नहीं है तो उसको छोड़ सकता है। तो 2 लाख का उसका केवल लॉस हुआ, एक्चुअली 50 लाख की चीज का केवल 2 लाख में उसने सौदा किया। ठीक है। फ्यूचर्स जैसा ब्रजेश ने यही बताया है। था वो केवल क्लबिंग है, बट क्लबिंग में होता क्या है कि आप अगर जैसे सपोज 500 शेयर अगर रिलायंस के खरीदने जाओगे, तो आई डोंट थिंक कि हम में से अभी जहाँ ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके पास किसी के पास फंड है इतना कि वो खरीद पाए 500 शेयर एक साथ। तो फ्यूचर में क्या होता है, जो चीज 7 8 या 9 लाख रुपए की मिल रही है, जैसे मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था, कुछ फ्यूचर्स मैंने खरीद रखे थे। सो वो कुछ कुछ पड़ रहे थे 1.25 लाख के, कुछ पड़ रहे थे 88 90 हजार के आसपास के। सो हमने वो फ्यूचर, हमें दिख रहा था कि हमारा व्यू था कि यहाँ से ही अप जाएगा, तो हमने वाई किया और अपना जैसे प्राइस मिला वहां जाके सेल कर दिया। बट है क्या कि अब ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि मैंने 90 हजार लगाए तो 90 हजार के रेशियो में मुझे प्रॉफिट हुआ, नहीं। अगर मेरी वैल्यू 7,26,000 की टोटल वैल्यू थी और बढ़ के वो 7,30,000 हो गई, तो 4 लाख का जो प्रॉफिट है, वो 90 हजार केवल लगा के वो 4 हजार मेरे अकाउंट में आ गया, मुझे वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आई थिंक आप शायद थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, बट अगेन अगर थोड़ी सी अगर क्लैरिटी नहीं भी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कोई डाउट्स हैं, तो Q&A में लास्ट में आप जरूर पूछिएगा इसको। ठीक है भैया, प्लीज कंटिन्यू करो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेम वैसा ही है, कमोडिटीज का हमारा और करेंसी का हो गया। तो कमोडिटीज में बहुत सारे होता है। एक कमोडिटीज में होता है एग्रीकल्चर होता है, और एक में होता है क्रूड ऑयल हो गया, और उसके साथ नेचुरल गैस हो गया। तो जैसे कमोडिटीज में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मतलब कि क्या होता है। तो मतलब कमोडिटी में बता दूं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कपास हो गया, गेहूं, आटा, चावल, दाल, ये सारे कमोडिटीज में ही ट्रेड होते हैं। जो आउट ऑफ इंडिया में जो सप्लाई जो होता है चीजें, ये कमोडिटीज के अंदर में होती हैं। सबसे ज्यादा जो होता है ये कपास होता है, क्योंकि इंडिया का जो कपास है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होता है। तो सबसे ज्यादा कमोडिटी में जो ट्रेड होता है वो कपास होता है, और उसकी जैसे कि जो लोटिंग सिस्टम है वो बहुत हैवी होता है। अब कमोडिटी में जैसे होता है कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारा कमोडिटीज में ट्रेड होते हैं ये। साथ में क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, बहुत, ये सारे कमोडिटीज के अंदर में आती हैं। अब कमोडिटीज में हम लोग सबसे ज्यादा ट्रेड जो लोग करते हैं, हम लोग वो क्रूड ऑयल करते हैं और नेचुरल गैस करते हैं। तो ये जो ट्रेड होता है, जो ये एमसीएक्स के अंदर होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये कमोडिटी जो है, आप लोग समझ गए होंगे अब कि जो है इसमें एग्रीकल्चर भी आता है, ऑयल भी आता है, गैस भी आता है, और मेटल भी आता है। ये चारों चीजें जो है ये कमोडिटीज के अंदर में ट्रेड होती हैं। और करेंसी में जो है, अब इंडिया में सिर्फ तीन ही चार करेंसी जो है वो ट्रेड होती हैं, और इसका जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होता है। और कमोडिटी का जो टाइम होता है वो सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक होता है। तो कुछ लोग जो इक्विटी करते हैं लोग, वो कमोडिटी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फंड जो है आपके थोड़े से हैवी लगते हैं इसमें। अब करेंसी में कौन से तो होता है, एक तो यूएसडीटी होता है। यूएसडीटी का मतलब ये हो गया कि यूएस वीएस आईएनआर, इंडियन रुपीज। उसके बाद से यूएस वीएस जापानीज रुपीज। इसमें ज़्यादा कुछ ज्यादा ट्रेंड है, तीन ही चार करेंसी जो होती है। यूरो, इंडिया वीएस यूरो, यही दो तीन करेंसी जो है इसमें ट्रेड होती है इसमें। और साथ में अब बात करते हैं, आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कमोडिटीज का और करेंसी का। इसका जो टाइमिंग है 9 से 5 के बीच में होता है, इसका जो है 9 से लेके 11:30 तक का होता है। इसमें चार चीजें ट्रेड होती है। मेटल होता है हमारा, उसके बाद से गैस हो गया, ऑयल हो गया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने सारे हैं, ये चार चीजें ट्रेड होती है। इसमें जो है हमारे तीन चीजें ट्रेड होता है इंडिया में। एक यूरो, यूएसडी, उसके बाद से जापानीज एन। ये तीन चीजें करेंसी के अंदर होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इंडिसेस की हमें बात करते हैं। अब ये निफ्टी हो गया, निफ्टी, सेंसेक्स। अब इसका हम लोग बात करते हैं। निफ्टी में जो होता है कि निफ्टी ये इसलिए रखा गया कि निफ्टी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है
उसके अकॉर्डिंग ये चलती है, और सेंसेक्स जो है बीएससी के अकॉर्डिंग चलती है। इसमें अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स भी बनाया गया है, उसके बाद से निफ्टी फाइनेंस बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग को जो पुराना एक्सचेंज जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स ही है। अभी जितनी सारी पुरानी कंपनियां होंगी वो सारा सेंसेक्स के अकॉर्डिंग मतलब कि लिस्टेड हैं, और सेंसेक्स पे ही ट्रेड होती हैं। लेकिन हम लोगों के एक दिमाग में भी ये रहता है कि अरे यार सेंसेक्स में तो ये है थोड़ा सा प्राइस का थोड़ा एक दो चार पैसे रुपए का उसमें फ्लैक्चुएट होता रहता है एनएससी बीएससी में। और ये निफ्टी जो है, हमारी 50 टॉप जो कंपनियां होती हैं वो निफ्टी के अंदर होती हैं। अगर कोई भी कंपनी अगर अपने परफॉर्मेंस में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम उसको होती है तो क्या करती है, एनएससी उसको निकाल निफ्टी 50 से उसको बाहर निकाल देती है। और जो कंपनी उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होती है उसको निफ्टी के अंदर डाल दिया जाता है। सेम ऐसे ही सेंसेक्स के अंदर होता है कि जो सेंसेक्स में टॉप जो कंपनियां होती हैं सेंसेक्स के उसमें अच्छा जो परफॉर्मेंस होता है उनको सेंसेक्स के अंदर रखा जाता है, और अगर जो नहीं होती हैं वो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं अपने कोई बीएससी का है, मिड कैप का है, मिड कैप सिलेक्ट है। आप लोग मतलब जो अगर ट्रेडिंग किया होगा उसको मालूम है कि हम लोग पास चार पांच ऐसे इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज लोग भी अपने हिसाब से बनाते हैं कि जैसे कि कोई पांच कंपनियों को आप करिए उसको ऐड करिए, और जा करके उसको डिवाइड जितनी कंपनी कर रहे हैं उसकी वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके इस तरीके से वो बताएंगे कि कैसे बनाया जा सकता है कि उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। अब आता है ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप। अब बहुत एक डीमेट होता है, आप लोगों को पहले बताया था कि एक डीमत डीमेट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो डीमेट जो होता है हमारे उसमें सारे शेयर पड़े होते हैं, और ट्रेडिंग में जो होता है हम लोग को जो ब्रोकर जो देता है एक हमको प्लेटफॉर्म बना करके वहां पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि अगर हम पैसे अगर हम डालते हैं किसी, अगर मैं बात करूं, मैं अगर जीरोधा की मैं बात करूं, मैं काइट की, तो जो पैसे हम डालते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जाते हैं। और जब उस पैसे से कोई हम शेयर खरीदते हैं तो हमारे वो डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। अब डीमेट, अब जैसे कि क्या आप लोगों को सामने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आता होगा कि एक हम लोग जब तक ओटीपी नहीं डालते हैं तब तक कोई शेयर नहीं बेच पाते हैं, उसको ऑथराइज करते हैं। वो एक सेबी ने एक तरीके से ये इस पर बाउंडेशन लगाया था कि भाई पहले क्या होता था कि ब्रोकर ना उठा करके लोगों को शेयर बेच देता था, लोगों को मालूम ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए सेबी ने क्या किया कि एक तरीके से उसने बोला कि नहीं, जब तक जिसने शेयर खरीदा है वो जब तक वो नहीं चाहता तब तक आप नहीं बेच सकते। और उसके लिए एक आपको लिए तरीके से सिक्योरिटी के लिए आपको लोगों के लिए एक तरीके से ऑथराइजेशन किया गया। अब वो क्या होता है कि अब वो डीमेट जो है ना, डीमेट में सब जितने शेयर पड़े होते हैं वो चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अंदर ही अंदर ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, वो भी मैं बता दूंगा बाद में आप लोगों को। जो ट्रेडिंग है उसमें आपका कैपिटल सारा पड़ा होता है, आप उसमें एफएनओ जो करते हैं वो सारे पैसे जो पड़े होते हैं। अब होता है बेसिक केवाईसी प्रोसेस। अब कोई भी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रोकर चूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, बहुत सारे बैंक हैं, एचडीएफसी स्काई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आप ब्रोकर यूज करते हैं और कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम है, सब कुछ ऑनलाइन ही है। पहले तो एक फॉर्म फिलअप करके अकाउंट खोलते थे, लेकिन आजकल बेसिक जो है आप मतलब अपने आधार से ऑथेंटिकेट करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब ये फंडामेंटल क्या है, कोई भी अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो आप पहले उसका कंपनी का देखते हैं, बुक वैल्यू देखते हैं कि उसका क्या है, वो उसमें क्या एफआईए कितना है, डीए कितना है, कितने शेयर होल्डर उसमें हैं, उसमें कितने अच्छे से प्रॉफिट कमाए हैं। और उसके बाद से एनालिसिस करके आप तब जा करके किसी शेयर में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ऐसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया आपका। ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही चार्ट का आ गया, ट्रेंड आ गया, इंडिकेटर्स जो होते हैं ये सारे चीजें आते हैं।
अब जैसे कि हम लोग यूज करते हैं चार्ट, अगर चार्ट की अगर बात करें तो हम लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू का। सारे ब्रोकर आजकल के टाइम में सब लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज लोग करते हैं। उसके साथ ट्रेंड देखते हैं, फिर इंडिकेटर लगाते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारे जो पहले जो ट्रेडर थे उन्होंने किस सेटअप पर काम किया, उन्होंने ये इंडिकेटर अपने हिसाब से बनाया और उस चीज को ट्रेडिंग व्यू ने बोला कि ठीक है सर, ये आपका बहुत अच्छा है, ये इंडिकेटर ये हमको दे दीजिए, हम इसके लिए कुछ पैसे पे करेंगे और हम इसको अपने ट्रेड व्यू में इसको हम रख लेते हैं और लोगों को हम देंगे। तो ये जो आप लोग इंडिकेटर लगाते हैं, आरएसआई लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कोई एमए लगाता है, कोई कुछ लगाता है, वो इंडिकेटर हैं सारे सब। वो क्या वो देते हैं कि कितने, कोई 5 का लगाता है, कोई 9 का लगाता है, कोई 15 का लगाता है, वो भी आगे बताया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद से ट्रेंड्स, ट्रेंड्स जो है चार्ट पर ही दिखता है कि कोई भी शेयर अगर देखते हैं भाई कैंडल बाय कैंडल वो भागता रहता है, तो वो क्यों, वो ट्रेंड है एक तरीके से कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये विश टू फोकस ऑन द एज द बिगिनर। अब जैसे कि अगर आप बिगिनर हैं तो मैं तो सिंपल बिगिनर को यही कहता हूँ कि afे फिन्नो में बिल्कुल मत पड़िए। सिंपल पहले हम लोग बात करते हैं, जो बात करेंगे हम लोग कि इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट से कैसे बात होंगे कि पहले आप 10,000 के कैपिटल को आप डालेंगे, आप अगर बिगनर हैं तो। और उसके बाद से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जैसे कि 100 के अंदर हैं या 200 के अंदर हैं, उसको आप पकड़ने की स्टार्ट करिए। उसके चार्ट को सबसे पहले, कोई भी अगर बिगनर है तो पहले चार्ट को देखना आप स्टार्ट करिए कि मार्केट चल कैसे रही है। अगर आपने चार्ट देखना, चार्ट को समझना आपने स्टार्ट कर लिया, तो आप क्या है कि पैसे बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे आप। तो पहले, सबसे पहले मैं सिंपल लोगों की टिप को मजे कि भैया ये बढ़ने वाला है, लोग ना बोलेंगे ऊपर 100 रुपये पर ले जाके वहां बेच देंगे लोग, फिर वो पता चलेगा दूसरे दिन वो 70 रुपये पर आ गया। तो अगर आपने 100 बाई कर लिया 100 पर ना, तो पता चलेगा कि आपका जो है ये 3,000 रुपया का नुकसान हो गया। तो पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। उसके बाद से पहले चार्ट को समझना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद देखिए कि हाँ ये आज डाउन है, यहाँ पे एक से फिर बाइंग आई है, तो वहां पर 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी से बाइंग करना स्टार्ट करिए। पहले 2 महीने 3 महीने आप करिए अगर बिगनर हैं तो। उसके बाद से तब आगे फिर अपने क्वांटिटी को और कैपिटल को बढ़ाना स्टार्ट करिए आप लोग। ब्रिजेश, मैं नेक्स्ट चलते एक हैं। एक चीज और ऐड कर देता हूँ। अक्सर लोगों को एक गलतफहमी हम्म। रहती है, मैं 99 नहीं बोलूंगा, 100% लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ये गलती उनकी रहती है कि छोटे का मतलब वो क्या समझ लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस छोटा है। लेट सपोज कि कोई हम्म। कंपनी अगर 10 रुपए के 10 रुपए पे ट्रेड हो रही है, तो दे थिंक्स कि ये कंपनी छोटी है। ठीक है नहीं, जैसे एमआरएफ का शेयर 1 लाख से ऊपर का, अभी शायद आई थिंक 1,40,000 के आसपास समथिंग कर रहा होगा ट्रेड। बट ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनी, हम्म। जैसे रिलायंस उससे बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी है, बट उसका स्टॉक प्राइस अभी स्प्लिट हो गया, कभी बोनस मिल गया, तो वो उसके टुकड़े करते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट सपोज कि एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, एक शॉप है, ठीक है। उसमें मैं चाहता हूँ कि 2-3 लोग मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि मुझे थोड़े से पैसे उसमें और इन्वेस्ट करने हैं, उसको और ग्रो करना है और बढ़ाना है। सो मैं इसी ग्रुप में से मैंने 4 लोगों को उठाया, उनको ऑफर किया कि मेरी टोटल दुकान की जो वैल्यू है, शॉप की वैल्यू है 10 लाख की है, और इसके मैं 4 शेयर कर रहा हूँ, 4 टुकड़े कर रहा हूँ। तो 2.5-2.5 लाख के 4 शेयर बन गए। ठीक है, अब 3 लोगों को मैंने इनवाइट किया, उन्होंने 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए इन्फ्यूज किया। उसको मैंने आगे ग्रो करने के लिए उसको इन्वेस्ट कर दिया। सो अभी अगर स्टॉक प्राइस की वैल्यू देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए है। लेकिन अगर फ्यूचर में हम 4 लोग मिलकर बैठ के डिसाइड करते हैं कि यार हमें और ग्रो करना है और फंड चाहिए, सो इसी के हम क्या करते हैं कि 4 शेयर के बजाय आप बना दिए हमने 10 शेयर, तो 6 लोग और चाहिए। सो स्टॉक अगर लेट सपोज कि उसकी वैल्यू अभी अगर 10 लाख है, तो 1 लाख रुपए पर शेयर की वैल्यू हो गई। सो इसका मतलब ये नहीं कंपनी छोटी बड़ी हुई, वैल्यू तो उसकी 10 लाख ही रही। सो हमेशा आपको कंपनी छोटी है या बड़ी है उसको देखना है कि टोटल कैपिटल कितना है। ठीक है नहीं, उसके बेसिस पे जज करते हैं, ये नहीं कि प्राइस अच्छा ये तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, इसका तो प्राइस ही बहुत बड़ा है। सो ये अक्सर मिस्टेक होती है। सो इस वजह से मुझे लगा आई थिंक मुझे ऐड अक्सर करना लोग, चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो कर दूं कि विप्रो को आप लोग देखे हैं, बड़ा न्यूज उसमें आता होगा, बहुत बड़े बड़े पहले न्यूज लोग बोलते थे कि किसी ने अगर 1980 में 1970 में उसमें अगर 10,000 रुपये डाल दिया होता तो आज उसकी 1,000 की वैल्यू होती। क्यों होती उसका? जब पहले कंपनी कोई भी लिस्ट होती है ना, तो उसकी जो फेस की जो वैल्यू होती है वो 10 रुपये पे होता है। अब जब मान लीजिए कि 10 रुपये पे हो रहा है तो उसको एक है कि फेस की वैल्यू 1 रुपये किया जाता है लास्ट में आकर के। तो अब मान लीजिए कोई कंपनी है अगर वो 100 रुपये पर ट्रेड कर रही है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो उसको क्या करेगी कि कंपनी
साल 2 साल के अंदर वो क्या करेगी कि अगर वो मान लीजिए कि 100 से अगर 200 रुपये आपके पहुंच गया वो शेयर, तो क्या करेगी कंपनी, उसको क्या करेगी कि एक शेयर में वो 20 शेयर बना देगी, क्योंकि उसको फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये करना है उसका। तो अगर कोई अगर 100 रुपये का शेयर है, ऐसे ही समझिए 100 रुपये का शेयर है और उसकी फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है, तो उसको उतना 10 रुपये पर शेयर कर दी, ये नहीं एक शेयर में आपको 10 शेयर आपको देगी। ऐसे ही करते करते जो विप्रो जो है, ऐसे ही उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये था। और अकॉर्डिंग टू टाइम टाइम कंपनी क्या है कि अपने वो फेस वैल्यू को कम करती गई, कम करती गई, कम करती गई। और साथ साथ में लोगों ने जो इन्वेस्ट जो उसमें लोग किए थे, तो उनको एक होता है कि जब कंपनी जब परफॉर्मेंस जब बहुत अच्छा करती है, अगर मान लीजिए उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट किया और उसने इसको लगा था कि हमारा हमको 350 ही करोड़ चाहिए था, मतलब कि उसका एज्यूम था कि मैं 350 करोड़ में प्रॉफिट करूंगा, और उसने 500 करोड़ प्रॉफिट कर लिया, तो कंपनी क्या करती है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो उसमें चाहे रिटेल हो चाहे एचएनआई चाहे कोई भी हो, उनको क्या करती है कि जो 150 करोड़ रुपया है वो एज अ डिविडेंड के तौर पर देती है, मतलब खुशी के मारे दे देती है कि चलो भैया तुम लोग भी एक तरीके से इसका भी 150 करोड़ का तो आप लोग भी इंजॉय करिए। तो वो क्या होता है, एक तरीके से डिविडेंड के तौर पर वो पैसे हमको मिलते हैं। और साथ साथ में क्या है कि साल 2 साल पर क्या होता है कि शेयर को स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसे कि अभी रिलायंस था, 24-25 सौ से 3 हजार के लगभग आसपास चल रहा था, उसको भी 1:2 कर दिया गया, यानी एक शेयर में 2 शेयर बना दिए गए। तो अभी वो प्रेजेंट टाइम में वो 1200-1300 रुपये के आसपास, लेकिन अभी प्रेजेंट के टाइम में वो 1-2 महीने के अंदर में उसने ट्रेड करके वो 1500 रुपये पा गई। अब धीरे 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 जो इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो 1200 रुपये को 300 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, धीरे धीरे रिलायंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर 2 हजार पहुंचेगी, फिर 3 हजार पहुंचेगी, फिर स्प्लिट होगा। तो ऐसे होती है कंपनी अपना स्प्लिट करती जाती है, साथ साथ में बोनस भी देती है, बोनस शेयर भी देती है, और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लोगों में शेयर भी करती है, जिससे कि लोग उसमें हमारे बने रहें हमारे साथ। एक चीज और ऐड कर हम्म। देता हूँ। लोगों में एक तो मिसकंसेप्शन रहता है कि जो स्प्लिट और डिविडेंड होता है ना, उसमें कई सारे टेलीग्राम चैनल ना बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं कि अब ये शेयर हो जाएगा इतने हजार का, या इतने इतने सौ का, 1 रुपए से 100 रुपए पहुंचेगा। वो उनको शायद खुद समझ में नहीं आता कि जैसे स्प्लिट या फिर बोनस दिया है, तो टुकड़े करने का मतलब है साथ साथ आपका प्राइस भी उसी के प्रोपोर्शन में उतना ही आ जाएगा। जैसे एक हाँ, के 10 शेयर किए, उतना ही आ तो जाएगा। 100 रुपए का शेयर है, तो आपके प्राइस जो शेयर की वैल्यू, कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने अपने प्रोफाइल में देखा होगा कि ये शेयर इतना कैसे गिर गया, कल तो 100 रुपए का था, 10 रुपए आ गया। तो 1-2 दिन जब तक हम्म। एडजस्टमेंट हो रहा होता है, उस टाइम तक आपको एकदम से बहुत सारा 90% 80% लॉस दिख रहा होता है। ठीक है। सो उसी के प्रोपोर्शन में अगर टुकड़े कर रही है, तो आपको भी वो उसी टुकड़े के प्रोपोर्शन में आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं कि 100 रुपए का शेयर है, आपके एक के 10 कर दिए तो आपके सीधे 1,000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट चीज है डिविडेंड का। डिविडेंड ऐसे मानिए, अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदा है, देन यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, कि आप उसको एक शेयर से ओन करते हो। तो आप ओनर हो, आप दुकान में से पैसा कमाया तो आप अपना घर का खर्च भी तो उससे चलाते हो ना। तो सेम इसी तरीके से कंपनी को लगा हमें इतना पैसा चाहिए आगे रन करने के लिए, आगे अपने इसको ग्रो करने के लिए, तो उतना उन्होंने रखा, बाकी जितने भी ओनर्स हैं, चाहे 1 शेयर है चाहे 1 करोड़ शेयर है, उनमें वो बांट देती है। ठीक है नहीं, और ऐसा ये विप्रो के केस में बहुत हुआ है। ये चीजें आगे फर्दर जो क्लासेस संडे टू संडे हम कंटिन्यू करेंगे, उनमें सब ये डिटेल स्टडी विप्रो की भी एक रख लेंगे, डिटेल स्टडी बताएंगे कैसे। मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद मुंबई के आसपास के बंदा है, शायद इमरान नाम है। उन्होंने कैसे 7,000 करोड़ के आसपास 10,000 से बना दिया, लेकिन उन्होंने 87-88 में कभी इन्वेस्ट किया था। तो 10,000 पे इन्वेस्ट किए, आज उनके, नहीं सॉरी 7,000 नहीं, 700 कुछ करोड़ की वैल्यू है उनकी। और 183 करोड़ जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया था, 183 करोड़ उनके पास डिविडेंड आ चुका है अब तक। बट उनको क्योंकि आइडिया हम्म। नहीं था, हम लोग क्या करते हैं जल्दी से खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, पर उनका अपना फंडा था कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने किसी कहने पे किया था, बंदा अच्छा था उसने बता दिया उस टाइम पे, और वो इन्वेस्ट करे रहे उसको कंटिन्यूएशन में। तो इस वजह से उनको उसकी वैल्यू मिली। सबसे पहले अपने खर्चे को आप लोग बनाइए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक पहले की हमारी सैलरी 50 हजार रुपये है, तो पहले उसमें हम देखेंगे कि हमारा अगर कोई अपने घर पर रह रहा है या कोई रेंट पर रह रहा है या कहीं पर भी रह रहा है, पहले अपने खर्चे निकालिए। मैं लोगों को सबसे बहुत मैं बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग से बेहतर है कि आप पहले आप म्यूचुअल फंड में 1,000-2,000 रुपये डाल दो और उसको भूलते जाओ। अब जो हमारे पास जो फ्री का जो पैसा बचता है कि ये लग रहा है कि हमारे लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है अब पैसा, उससे आप लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करिए आप लोग। जिसको कैपिटल प्रोटेक्ट करना आ जाएगा, पैसा बचा रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम सेटअप बनेगा हम अपना बना लेंगे प्रॉफिट, कोई बात नहीं, हमारा पैसा है, जब तक सेटअप ना बने तब तक आप एंट्री मत करिए। किसी भी चाहे सिम ट्रेडिंग करिए,
या एफएनओ करिए या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ मत करिए। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे पैसे हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ मिड कैप में पैसे डालिए, उसके बाद से आप स्मॉल कैप में डालिए। सिर्फ दो तीन ऐसे इंडेक्स पकड़ लीजिए। पहला मिड कैप हो गया, दूसरा स्मॉल कैप हो गया और तीसरा इंडेक्स फंड हो गया। इन तीन में पैसे आप लोग डाल दिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर 20 साल 25 साल भी डाल देंगे तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद से साथ में अब बात करते हैं रिस्क जो है। हमेशा बिल्कुल अगर 10,000 का है तो आप हमेशा 1,000 रुपये का ही रिस्क लीजिए। 10% का, 10% का अगर रिस्क लेंगे, आपके पास अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपये है और इसे आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो एक लोड से आप ट्रेड करेंगे और उसमें जो आपको होगा वो 10% का आप रिस्क लेंगे। क्योंकि अगर एसएल भी, अगर आपका स्टॉप लॉस भी अगर जाता है तो क्या होगा कि उसमें आप जो कैपिटल बचा रहेगा, नेक्स्ट डे आपका अगर सेटअप बनेगा लेंगे तो उसमें पैसे आप रिकवर कर सकते हैं। फिर में आप स्टॉप लॉस की हो गई। पोजीशन साइजिंग बिल्कुल एकदम मिनिमम एक लॉट से करना है। फिर इमोशंस, इमोशंस के चक्कर में बिल्कुल कि मार्केट दम बिल्कुल कॉल भागे जा रहा है, कॉल भागे जा रहा है, उसमें आप पंच पर पंच मतलब सेविंग अकाउंट से पैसे का पैसे डाले जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। तो ये इमोशंस में हो करके बिल्कुल भी मतलब कि मार्केट से रिवेंज लेना तो भाई मत बिल्कुल करना। आप लोग बिल्कुल, फोमो का मतलब यही होता है कि कोई बड़ी बड़ी कैंडल बनाई जा रही है उसी में आप बिल्कुल बाई कर रहे हैं। जैसे ही बड़ी कैंडल बनाती है, जैसे ये बाई करते सटक से नीचे आ जाता है, ये फोमो ट्रेडिंग होता है। तो ये तो बिल्कुल एक से गैम्बलिंग हो गया। ये आप लोग बिल्कुल भी इमोशंस में मत जाके ट्रेडिंग करिएगा और हमेशा डिसिप्लिन। आपका अगर सेटअप बन रहा है तो करिए, नहीं कर, नहीं सेटअप बन रहा है तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि पैसा आपका है भाई। ठीक है, आप अगर ट्रेड करेंगे, अगर सेटअप बना है तो बेहतरीन है। अगर सेटअप नहीं बना है और डिसिप्लिन नहीं है तो दिक्कत है। अब आप अगर मान लीजिए डीसी, मैं एक चीज यहाँ पर छोटा मैं बोलूंगा कि आपने मान लीजिए कोई इंट्राडे आपने ट्रेड मारा है कि जिसे किसी भी सीगी में मान लीजिए आपने किया, उसमें 500 रुपया बन गया, आपका एक ग्रीन हो गया। ठीक है, इसमें 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेंगे आप लोगों के रिस्क यहाँ पर क्या करेंगे कि अब दूसरा कोई ट्रेड मारेंगे तो ये सोचिए कि जो 500 रुपया हमको प्रॉफिट मिला है उसको मार्केट को देना नहीं है। उसी 500 रुपये में से आपको 300 रुपये का लॉस लीजिए या 200 रुपये का लॉस लीजिए और बाकी प्रॉफिट घर लेके जाइए। कुछ जो प्रॉफिट बना उसको घर ले जाने की कोशिश करिए। ये आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल बिल्कुल बिल्डअप हो जाना चाहिए कि हमको 10% का लॉस देना है और हमको 10% का प्रॉफिट देना है। रोज काट दीजिए ट्रेड। आपको अगर इतना रोज करेंगे, अगर 10,000 का है रोज इतना भी अगर करेंगे आप, तो एक दिन महीने के लास्ट में अगर काउंट करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और इसका लास्ट में हम एक एग्जांपल देंगे कि कैसे। अब आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक बिगिनर। टिप के चक्कर में आप लोग कुछ भी बाई कर लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं दिन भर में, और 500 रुपये की अगर प्रॉफिट मिला और पता चला कि दिन भर में 5 ट्रेडिंग मार दिए तो सारा ब्रोकरेज में चला गया। किसी भी ट्रेड को मारने के लिए आप सबसे पहले है कि उसको चार्ट को देखिए, उसको फिल्टर करिए, कोई स्टॉक फिल्टर करिए, फिर उसके बाद से तब उसको प्लानिंग बनाइए कि हमको यहाँ बाइंग करना चाहिए, यहाँ स्टॉप लॉस लेना चाहिए, यहाँ तक का प्रॉफिट लेना चाहिए। इस तरीके से आप जो है अपने मिस्टेक को खत्म करिए। और धीरे धीरे पहले तो मैं बोलूंगा चार्ट को देखना स्टार्ट करिए। ब्लाइंड किसी के ऊपर भरोसा मत कि किसी ने टिप दिया है ये बिल्कुल बढ़ेगा तो बढ़ेगा। पता चलेगा कि जहां पे उसने दिया वहीं पे उसने सेल करके भाग गया, आपको फंसा के चला गया। तो इस तरीके के चक्कर में बिल्कुल आप लोग मत फंसिए। और ये एक्सपेक्टेशन मत करिए कि अभी ये कोई भी अगर है 10% का प्रॉफिट, दो अगर एसएल ट्रेल करिए, आगे बढ़ाइए उसको, सब चीजें प्लानिंग के साथ। कुछ भी जो है अगर आप ट्रेडिंग करें तो प्लानिंग के साथ करिए। थोड़ा सा उस पर टाइम बिताइए, टाइम दीजिए कि हमको क्यों बाइंग करना है, कहाँ बाइंग करना है, कैसे बाई करना है। तो जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आप पैसे मार्केट से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पहले तो बहुत सारे टेलीग्राम है, बहुत सारे ऐसे न्यूज आ जाता है, मैसेज आ जाता है, वो चीजें बिल्कुल भी आप लोग मत करिए प्लीज। ओवर ट्रेडिंग मत करिए। किसी भी ट्रेड करने से पहले उसको प्लानिंग करिए और उसके बाद से तब उसमें प्रॉफिट और लॉस का चीजों को समझिए कि हमको 2 रुपया लॉस लेना है, 5 रुपया प्रॉफिट करना है। आप अगर ऐसे करेंगे तो अगर तीन भी ट्रेड मारेंगे ना तो आपको टोटल 6 रुपये का ही अगर प्रॉफिट होगा। अगर ऐसे बोलेंगे कि अगर हम 2 रुपये का लॉस और 5 रुपये का प्रॉफिट करेंगे
तो दो अगर नुकसान गया आपका तो 4 रुपये का नुकसान होगा। और एक अगर अगर चल गया आपका तो 5 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये प्रॉफिट, दोनों का लॉस को रिकवर करके 1 रुपये प्रॉफिट दे देगा। बिल्कुल ये समझने वाली बात है, आपको इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सबसे मतलब सोचने वाली बात होती है कि अगर 3 ट्रेड मारते हैं, अगर दो भी खराब, अगर आप सेटअप आपका अगर अच्छा बना है, अगर दो भी खराब हो गया, अगर एक आपका चल गया तो आपका दोनों का लॉस और एक का प्रॉफिट भी आपको दे जाएगा।